Hello, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again. Now, today we are going to continue our previous topic, which we have started in the previous session, pronoun. और एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। आज हम प्रोनाउन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्योंकि प्रीवियस सेशन में हमने प्रोनाउन उठाया था और उसकी 4 टाइप्स को डिस्कस किया था। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक, बट इन दिस सेशन देयर इज़ नो आइस ब्रेकर चैलेंज। आज कोई आइस ब्रेकर चैलेंज नहीं है। हम जो रेस्ट जो रह गए हैं टाइप्स उनको डिस्कस करेंगे और बीच में कुछ आपके साथ कुछ जो मैंने आज आइस ब्रेकर चैलेंज की जगह कुछ क्वेश्चंस लाए रिलेटेड विद टॉपिक। सो आई होप जब आप कंटिन्यू करोगे, वीडियो को कंटिन्यू देखोगे तो एट द एंड आपको उनको समझने में आसानी होगी। नाउ इन द प्रीवियस सेशन, एज यू नो, we discussed pronoun and almost we have completed 4 types of pronouns. तो आप जैसे कि जानते हैं कि हमने 4 टाइप्स को ऑलरेडी डिस्कस किया है प्रोनाउन, और उसकी 4 टाइप्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो हमने सबसे पहले जो हमने पहला टाइप जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन, वो हमने डिस्कस किया है। सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन ये भी किया है, डेमोन्स्ट्रेटिव ये भी किया, और एंड रेसिप्रोकल। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ वन, इट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ऐसे एम्फेसाइजिंग क्या होता है, इनडेफिनिट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, ये सारे जो टाइप्स है, these 6 we will discuss them in today's session one by one in detail. इनको हम एक एक करके in detail डिस्कस करने जा रहे हैं। कशर पे वन अश्तुल प्रोनाउन लास्ट सेशनस में तम पत्त वो प्रोनाउन क्या गो तम पत्त कर 4 टाइप्स दहो में डिस्कस। पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस, पॉजेसिव को, तो डेमोन्स्ट्रेटिव को, तो रेसिप्रोकल को। तो ये वुचमुत कि सह गो सह वीडियो, तो देन पत्त वुचिन सह वीडियो, क्योंकि आज हम रेस्ट जो 6 रह गए थे प्रीवियस सेशन में उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ कम टू द टॉपिक, जो आज का हमारा जो है सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है हम वही पढ़ने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे स्लाइड पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है क्या बेटा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पहले डेफिनेशन को देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन refers to individual members of a group one at a time rather than the group as a whole। तो इसमें अगर आप देखोगे 3 कैटेगरीज है, 3 टाइप्स है। एक तो ईच है, दूसरा है आइदर एंड तीसरा है नाइदर। ये 3 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं होता क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब भी हम किसी ग्रुप को लेकर बात करें, लेकिन हमें अलग अलग करके बात करना है, एक एक को बात करना है, एक को एक एक के बारे में बोलना है, तो हम वहाँ पे एक प्रोनाउन यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और वो पूरे उस ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करता, हर एक फर्द को जो वहाँ पे होता है उस ग्रुप में उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल क्लास में बच्चे 100 है, जब मुझे जनरली बात करनी हो तो मैं एक ऐसा प्रोनाउन यूज़ करूँगा जो उस सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे ऑल है। लेकिन यहाँ पे जब हमने अलग अलग करके बात करनी है, फॉर एग्जांपल बोन कशर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को सुनाओ ये कुन ग्रुप्स मज कुन ग्रुप कत करो, मगर तथ मज तो इंडिविजुअल पर्सन या थिंग्स, मगर तुम अलग अलग करो कत। क्लास में बच 10 तो बचन 10 में वन फॉर एग्जांपल प्रत एक दुत एग्जाम कशर पे वन यानी एक बच्चन दुत एग्जाम गो, हर एक को मैंने अलग अलग करके बोला, हर एक को रिप्रेजेंट किया। जनरली मैं ये भी बोल सकता हूँ सब ने एग्जाम दिया। सो ऐसी 3 प्रोनाउंस है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। एक तो ईच भी हर एक की बात करता है, आइदर भी एक की बात करता है, नाइदर ये भी किसी एक की भी बात, मतलब जब हमें नेगेटिव में कहना हो। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैंने सेंटेंस भी लिखे हैं। ईच हम कब यूज करते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रेडी फॉर द टेस्ट। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है तो आप देख सकते हो ईच जो है ये सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो हर एक स्टूडेंट है, ये हर एक स्टूडेंट की बात कर। ये भी बोल सकता है ऑल स्टूडेंट्स आर रेडी फॉर द टेस्ट, लेकिन यहाँ पे जब हमने एक एक बच्चा बोलना है कि अख बच्चे तैयार टेस्ट कर, तो हमने ईच यूज करना है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये ईच के लिए हर अलग अलग एक सिंगुलर में बात करता है, तो यहाँ पे इज आ गया, इज ठीक है।
आप अभी कहोगे सर यहाँ पे स्टूडेंट्स आर क्यों नहीं, लेकिन ये इस स्टूडेंट्स के लिए नहीं आए, ईच के लिए आए। अब देखो ईच इज रेडी फॉर द टेस्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ये यहाँ पे ये जो ऑफ है ये आपको पता है ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है जिसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये ऑफ का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स है, और ई जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है और इसके साथ इज आएगा। इसीलिए यहाँ पे अलग अलग हर एक स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट रेडी है टेस्ट के लिए मन होता है कैसे पढ़वान को कि इस वजह से आ ग्रुप मारा है अलग अलग प्रफिक्सेस का करता था कुछ ईच लेके ब्याक सेंटेंस हुई तो यहाँ पे ईच ऑफ देम वाज गिवन अ प्राइज, हर एक को दिया जाएगा उनमें से। ईच वाज गिवन, यहाँ पे वाज आ गया, दिया गया था। ये जो वाज है क्योंकि ये पास्ट में और ये सिंगुलर के लिए यूज हुआ है तो ये ईच के लिए यूज है, ये देम के लिए यूज नहीं हुआ है। सो ईच ऑफ देम ये ऑब्जेक्ट है ऑफ का, तो ईच वाज गिवन अ प्राइज सेंटेंस का सिंगुलर प्रोनाउन ये है ईच। गो ईच लगाता था जिस पर ग्रुप में अलग अलग कहा था इसका। अब नेक्स्ट है आइदर, या इधर पढ़ो या आइदर कोई बात नहीं, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। वन ऑफ द टू, जब दो हो और दो में से आपने एक की बात करनी है, चॉइस दी है वहां पे, तो वहां पे हम आइदर लगा सकते हैं। आइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। अब आइदर जो है ये दो में से एक की बात कर रहा है, हाँ? आइदर इज करेक्ट, यानी कि आइदर ऑफ द आंसर्स, ये जो दो आंसर्स है वन ऑफ द टू, उसमें से एक, यानी कि दोनों है, एक भी यानी कि दोनों करेक्ट है, लेकिन हमने बोलना है कि आइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, इनमें से एक करेक्ट है। सॉरी, हमने यहाँ पे दो में से एक चुनना है, तो दो में से एक आंसर करेक्ट है। हमने बोला आइदर ऑफ द आंसर, आंसर्स क्योंकि दो है, आइदर ऑफ द आंसर्स, तो आइदर हमने इसलिए लगाया क्योंकि एक ही बात कर इज करेक्ट। ऐसे यू कैन टेक आइदर ऑफ दिस बुक्स, अब वहां पे आपके सामने दो बुक्स है तो आप दो में से एक ले सकते हो, एक एक अलग करके बात कर रहा है। अब तीसरा है नाइदर, नाइदर इज नॉट वन और द टू। अगर आपके पास दो ऑप्शंस है, दो में से कोई नहीं, यहां पे दो में से एक और यहां से दो में से कोई नहीं, दो है आपके सामने और दो में से किसी को नहीं, तो हम नाइदर लगा सकते हैं। नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट टुडे, दो बच्चे, दो में से कोई प्रेजेंट नहीं है, हम ये बोल सकते हैं नाइदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट टुडे, क्योंकि हम अलग अलग करके, हम ये भी बोल सकते हैं सीधे कोई प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमने अलग अलग दोनों को दिखना, अलग अलग करके बात करनी, एक एक करके बात करनी, तो यहाँ पे नाइदर ऑफ द बॉयज, दो लड़कों में से इज प्रेजेंट, एक भी प्रेजेंट नहीं है, नेगेटिव में यूज होगा। नाइदर आंसर इज करेक्ट, तो यहाँ पे जो नाइदर आंसर है ये यहाँ पे एक्चुअली नाइदर ऑफ द आंसर्स वो ठीक रहता है, लेकिन अब यहाँ पे नाइदर आंसर लिखा है, ये सेंटेंस थोड़ा गलत होगा। नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये तीन टाइप्स के होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, और ये अलग अलग करके बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके। हाँ, अलग एक ग्रुप की बात जब आती है तो उसमें अलग अलग अगर हमने बात करनी है हर एक को लेकर, तो हम ईच लगा सकते हैं, आइदर लगा सकते हैं, नाइदर लगा सकते हैं। तो यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बहुत ही अच्छा है रिफ्लेक्सिव। इससे भी एरर्स ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर। तो रिफ्लेक्सिव आपको समझ में आया होगा जब कोई चीज़ वापस आती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे बात हो रही है, पहले डेफिनेशन को देखते हैं। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम पर्सन और थिंग। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक हो, तो वहां पे हमने एक प्रोनाउन लगाना है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट शोज, यानी कि ये दिखाता है दैट एक्शन रिटर्न्स बैक टू द डूअर, जो काम करने वाला हो जब उसकी तरफ वापस एक्शन आ जाए, तो ऐसे हम कह सकते हैं वो जो वहां पे जो लफ्ज लगा है उसे बोलते हैं हम प्रोनाउन। लेकिन कौन सा वो टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, कॉमनली जो यूज होते हैं जिसमें माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, itself, ourselves, yourselves, themselves, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। अब इनको कैसे यूज किया जाता है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अभी एक अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे नेक्स्ट वाली स्लाइड में, नेक्स्ट टाइप में। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, देखो बेटा, आई हर्ट माई सेल्फ,
while playing. मैंने खुद को, यानी कि मुझे लगी, लेकिन कैसे मैंने ये कैसे हुआ, जब मैं खेल रहा था, लेकिन ये जो मैं था मैंने खुद से खुद को नुकसान पहुंचाया. यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्वेश्चन प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है अकुल. ये काम करने वोल कर काम, ये का काम कर तमुक इम्पैक्ट पे दस पान से पे. मैं लगनो पानस, आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग. गिना गिना मैंने, सब्जेक्ट भी मैं हूँ और मैं जो एक्शन रिसीव कर रहा हूँ वो भी मैं ही हूँ, वो एक्शन भी मुझ पे हुआ. गो अच्छे से लगा प्रोनाउन तक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. मगर ये अक्सर यहाँ पे वर्ब के बाद आता है. इस वर्ब I hurt myself. Next is she taught herself English. तो यहाँ पे वो खुद को पढ़ाते, वो काम करने वाला और एक्शन रिसीव करने वाला दोनों एक ही है. तो यहाँ पे she taught herself. नेक्स्ट है he completed the work himself. यानी उसने खुद से काम कंप्लीट किया. he completed the work himself. नेक्स्ट है दे प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर द एग्जाम्स. उन्होंने खुद को तैयार किया एग्जाम्स के लिए. तो यहाँ पे जो है ये जो माई सेल्फ है, हर सेल्फ है, हिम सेल्फ है या देम सेल्व्स है, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये रिफ्लेक्सिव, क्योंकि एक्शन करने वाला और उस एक्शन को रिसीव करने वाला एक ही बंदा है, वो सब्जेक्ट है. और इस केस में जब भी हम इस तरह के प्रोनाउंस को यूज़ करते तो वो अक्सर वर्ब के बाद आते हैं. ये वाला सेंटेंस करेक्ट यहाँ पे नहीं है. ही कंप्लीटेड द वर्क, ये हिमसेल्फ, ये वाला सेंटेंस इसके लिए नहीं है, ये गलत है. ये 3 करेक्ट है. अब ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गुस्सा प्रोनाउन इसे यूज कर, इस पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है अकुई, इस पर काम करने वोल या काम रिसीव करने वाला है अकुई. सिंपल वर्ड. नेक्स्ट है एम्फसाइजिंग प्रोनाउन. अब यहाँ पर भी आप देखो बेटा, एम्फसाइज पहले डेफिनेशन की और चलते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ये दोनों इनमें कंफ्यूजन हो जाता है. मैं यहाँ पे वो अभी एक्सप्लेन करूँगा. एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, एम्फसाइजिंग जैसे कि वर्ड से समझ आता है जब कोई जोर दे किसी चीज पर. एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउन आल्सो कॉल्ड इंटेंसिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पुट स्ट्रेस. जब हम स्ट्रेस देते हैं, और एम्फसाइजेस ऑन अ नाउन और प्रोनाउन. जब हम किसी चीज पे स्ट्रेस देते हैं, इट डज नॉट चेंज द मीनिंग. इससे मीनिंग चेंज नहीं होती है सेंटेंस की ऑफ ए सेंटेंस, बट एड्स एम्फसाइज, इट एड्स एम्फसाइज. तो यहाँ पे जोर दिखता है. फॉर एग्जाम्पल में होता है, यहाँ पर भी आप देखो, अब एग्जाम्पल्स में माई सेल्फ, सर इच माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ. यही जो अभी हमने देखा पिछली स्लाइड में, जो पिछली स्लाइड में जो हमने अभी देखा प्रोनाउंस को, ये सेम है, रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग सेम है, बट फर्क क्या है वही मैं दिखाता हूँ. देखो बेटा, एक होता है कि जब आप कोई काम करते हो, जब आप कोई एक्शन करते हो, और वो एक्शन का रिसीवर भी आप खुद होते हो, सब्जेक्ट ही होता है, तो ऐसे प्रोनाउंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव. लेकिन एम्फसाइजिंग क्या होता है, जब हमने बात हम करें, लेकिन अगर मैं जोर देकर बात करनी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा मैंने उसे देखा, ऐसा है, ओके. अब मैं अगर ये कहूँ कि मैंने उसे अपने आंखों से देखा, मैंने उसे देखा, मैंने खुद उसको देखा, या मैं जोर दगा नहीं, मैंने उसको देखा. सो जब मैं यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज कर रहा, आई माई सेल्फ सा है, मैंने खुद उसको देखा, मैंने जोर दिया, यानी कि मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि नहीं, मैंने खुद उसको देखा. ये सुनी सुनाई बात नहीं है. तो ऐसे प्रोनाउंस को हम एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस बोलते हैं. तो यहाँ पे आप पहले सेंटेंस को अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. आई माई सेल्फ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, मैंने खुद से प्रोजेक्ट कंप्लीट किया. अगर मैं ये बोलता आई कंप्लीटेड माई सेल्फ, तो ये गलत होता है, मैंने खुद को कंप्लीट किया. लेकिन अब देखो बेटा, फर्क क्या है रिफ्लेक्शन एंड एम्फसाइजिंग में. यहाँ पे जब आप जोर देते हो ना सब्जेक्ट पर, आई, फिर उसके बाद आ जाता है एम्फसाइजिंग प्रोनाउन माई सेल्फ. ये सब्जेक्ट के बाद इमीडिएटली आ गया. अभी मैंने कहा ना प्रीवियस में, अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो, वहां पे वर्ब के बाद आएगा माई सेल्फ, योर सेल्फ, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ आएगा, लास्ट पे आएगा, या तो सब्जेक्ट के एंड पे, सेंटेंस के एंड पे आएगा, या सब्जेक्ट के बाद इमीडिएटली आएगा. सब्जेक्ट आई है, अगर मैंने अभी कहा आई कंप्लीटेड माई सेल्फ, तो ये रॉन्ग होता है, मैंने खुद को कंप्लीट. हाँ, अगर यहाँ पे इसको लास्ट पे ले जाते तब भी ठीक होता है. आई कंप्लीट द प्रोजेक्ट माई सेल्फ, मैंने खुद से उसको, यानी कि मैं जोर दे रहा हूँ कि नहीं, काम मैंने किया, खुद कंप्लीट किया. तो ऐसे प्रोनाउंस को एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस कहते हैं. नेक्स्ट है शी सॉल्व्ड द
प्रॉब्लम, ओके उसने प्रॉब्लम, अब वो मुझे यकीन दिला नहीं उसने खुद किया, तो हम यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज करेंगे जिसे हम स्ट्रेस देंगे सब्जेक्ट पे। शी हरसेल्फ सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, उसने खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। या द प्रिंसिपल हिमसेल्फ चेकड द पेपर, प्रिंसिपल ने खुद पेपर्स को चेक किया। हम ये भी बोल सकते प्रिंसिपल चेकड द पेपर्स, उसने पेपर को चेक, लेकिन यहाँ पे जोर दे रहे हैं हम, तो ऐसे प्रोनाउंस। या दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक, उन्होंने खुद से अपनी मिस्टेक को एडमिट किया, उसको माना, तो ये ऐसे प्रोनाउंस को हम बोलते हैं एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। तो फर्क यही है। अब बेटा कशिश पेटवान बुक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस में यही फर्क इस पर, तो ताकि कहीं अंडरस्टैंड करिए, डिफरेंशिएट करियो इस पर, तो उस प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ या देम सेल्व्स या ओवर सेल्व्स, इस पर ती वर्ब पता है सेंटेंस में, तो ये रिफ्लेक्स क्या सब्जेक्ट सब्जेक्ट पाने एक्शन रिसीव करके वर्ब पे ऑब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट एक्शन गो which emphasizing guys immediately इस पर सब्जेक्ट है पता है प्रोनाउन, इस पर सब्जेक्ट है पता है ब्याक प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ या सेल्फ या सेल्व्स है सत, तत गई समझुन यह सब्जेक्ट पता मुझे यह लास्ट पे सेंटेंसेस, तत गई समझुन जोर दिवान कि काम करन वोल सब्जेक्ट अमिश पाने करमस काम, तो तमन वन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। उर्दू में बोलूँ बेटा या हिंदी में बोलूँ, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो एक्शन के रिसीवर होते हैं, वो लेकिन सब्जेक्टिव होता है जब काम खुद पे हो जाए, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने भी बोला मैंने खुद से खुद को नुकसान पहुंचाया, जख्म दिया, आई हर्ट माई सेल्फ, तो वर्ब के बाद जो माई सेल्फ आ गया ये बन गया ऑब्जेक्ट आई का, इस वर्ब का, और ये जो एक्शन रिसीवर है ये खुद सब्जेक्ट है। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या होता है बेटा, ये वो प्रोनाउंस होते हैं जब हम सेंटेंस में जोर देकर बात करते हैं, अदरवाइज इसको हम निकाल कर भी सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आई कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मैंने कंप्लीट प्रोजेक्ट किया, अब मैं जोर दे रहा नहीं मैंने खुद प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, मैं आपको यकीन दिला नहीं मैंने खुद प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो जब मैंने एक और प्रोनाउन ऐड किया सब्जेक्ट के साथ, तो ऐसे प्रोनाउंस को हम बोलते हैं emphasizing pronouns shall identify या इसना सब्जेक्ट सहित, अगर सब्जेक्ट सहित है तेरे लास्ट पे, सपोज आई कंप्लीट द प्रोजेक्ट माई सेल्फ, तो लास्ट पे होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्स है वो अक्सर ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज है आपके लिए बेटा। 3 सेंटेंस लिखे गए हैं इन्हीं सेंटेंस के, इन्हीं टाइप्स के रिलेटेड, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेसाइजिंग। 3 सेंटेंस है बेटा, मैं पढ़ लेता हूँ, आपने कमेंट बॉक्स में इनको अगर कहीं पे मिस्टेक है तीनों में तो वो हाईलाइट करके इनको सीधा करना। शी कुकड हरसेल्फ द मील, आई माई सेल्फ हर्ट वाइल प्लेइंग, ही एडमिटेड हिमसेल्फ द मिस्टेक, ही एडमिटेड हिमसेल्फ द मिस्टेक। ये 3 सेंटेंसेस है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है बेटा, और फिर कमेंट बॉक्स में अगर कहीं पे मिस्टेक है 3 सेंटेंस में तो वो सेंटेंस को सही करके वहाँ पे कमेंट करना है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा और आपने इसको जाना होगा कि मिस्टेक कहाँ पे है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है बेटा, आसान है, इसके नाम से ही पता चलता है इनडेफिनिट, जो डेफिनिट ना हो, इनडेफिनिट हो, यानी कि एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू अ पर्सन, ये किसी पर्सन या प्लेस या थिंग की बात करता है इन जनरली, और अननोन जो हमारे लिए नोन ना हो, अननोन वे में, नॉट स्पेसिफिक जो खास स्पेसिफिक जो आपको पता है ना, ऐसे कोई, जैसे यहाँ पे है समवन, सॉरी 2 बार आ गया, समथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबॉडी, नथिंग, सम, मैनी, few, several, all, none। ये ऐसे प्रोनाउंस है जब इनको सेंटेंस में यूज करते हैं तो हमें किसी खास चीज का पता नहीं चलता, ये बात जनरली हुई होती है। जैसे सेंटेंस में अभी आपको someone is knocking at the door, दरवाजे पर कोई है, मुझे पता नहीं, तो मैं कहूँगा someone is knocking at the door, अब कौन है क्या ये पता नहीं, ये इंडेफिनिट है। यहाँ पे ऐसे प्रोनाउंस को इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। एवरीवन एंजॉयड द पार्टी, हर किसी ने एंजॉय किया, पता नहीं कौन कौन था पार्टी में, ये मेरे लिए नोन तो नहीं, अननोन है, स्पेसिफिक नहीं है मेरे लिए, आम सी बात है, पता नहीं कौन कौन है, लेकिन हमने एक लफ्ज यूज कर दिया एवरीवन। तो यहाँ पे ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है
इसे बोलते हैं इंडेफिनिट। ऐसे नथिंग इज इम्पॉसिबल, समवन हैज टेकन माई पेन, फ्यू स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द टॉपिक, मनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन, nobody was present in the class, everything is ready for the test, some of the milk is spoiled, all are welcome here। तो ये जो लफ्ज़ है इनको हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। और ये आपने देखा सेंटेंस में किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, आसान है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो इंडेफिनिट नाम से ही पता चलता है ये स्पेसिफिक नहीं है, ये अननोन कोई या एक से ज़्यादा अफराद होंगे। तो जब हम ऐसे प्रोनाउंस को सेंटेंस में यूज़ करेंगे बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये सिंपली प्रोनाउन यस स्पेसिफिक आइस की पता है इसकी यस अननोन आइस। और हम जनरली इनको मतलब एक अगर पर्सन होगा या जगह होगी या किसी चीज़ का के बारे में बोलना होगा तो हम एक प्रोनाउन यूज़ करते हैं और उसे हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन उनके लिए। और वो हमें बताते हैं, प्रोनाउन बताते कि ये अननोन है, स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, आसान है, ये भी बहुत अच्छा है। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे चलकर आपको क्लॉजेज एक टॉपिक है उसमें भी ये आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इज यूज्ड टू कनेक्ट, ये कनेक्ट करता है क्लॉजेज टू अ नाउन और प्रोनाउन एंड गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ये कनेक्ट करता है क्लॉजेज को, ये एक ऐसा मतलब क्लास जोड़ देता है सेंटेंस में जिससे हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है नाउन सब्जेक्ट के बारे में या नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। सो यू कशर पे क्लॉज करा कनेक्ट पान में कशर पे अक्स प्रोनाउन जोड़ क्लॉजन तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी सब्जेक्ट्स बारस में या नाउन्स के बारस में या प्रोनाउन तमिस बारस में वे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इट इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज, इट इंट्रोड्यूस है सिंपली मतलब यूज करा ताकि इसे को इंट्रोड्यूस कर रिलेटिव क्लॉज। सो रिलेटिव क्लॉज क्या है वो आगे चलकर पता चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता, एक सेंटेंस होता है, हाँ एक ऐसा सेंटेंस या थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट के बारे में, नाउन के बारे में, और उसको अगर हमें फिर से जोड़ना हो तो एक प्रोनाउन यूज एक प्रोनाउन यूज करते हैं जिससे वो फिर उसमें उस सेंटेंस में यूज होता है और वो हमें वो इन्फॉर्मेशन देता है। वो ये ज़रूरी नहीं कि वो सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कोई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन उसके बारे में जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल बोन गुड अमिक टाइप्स हुच अक्सर इस्तेमाल करा इंसान कदर पीपल के लिए, हुम करा अक्सर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल फॉर पीपल मगर हुज करा ये पोजेशन हाव, विच करा दुश्मन कदर थिंग्स एनिमल्स कदर, डैड करा प्रैक्टिस कदर एक त्रिशवेन कदर इंसान सन कदर चीज़न कदर जानवर कदर। यम ये दे आर रिलेटिव प्रोनाउंस। नंबर फर्स्ट हु, नंबर सेकंड होम, नंबर थर्ड हुज, नंबर फोर्थ विच एंड डैट। हु अक्सर सब्जेक्ट केस में इस्तेमाल होता है और पीपल के लिए इस्तेमाल होता है। होम ऑब्जेक्ट केस में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है पीपल के लिए। हुज जो पोजेशन दिखाता है, विच जो थिंग्स और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, डैट पीपल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, थिंग्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए। अब देखो सेंटेंस द बॉय हु, अब देखो द बॉय इज माई ब्रदर। अब सेंटेंस अगर आप इतना ही रखें द बॉय इज माई ब्रदर, ये ओके है। अब हमने बोलना है कौन, अब लड़का कौन है। अब यहाँ पे आप एक रिलेटिव क्लॉज यूज करोगे, ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है जिससे मैंने भी कहा ना थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट बॉय, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है। अब मैंने बोला वो लड़का मेरा भाई है, अब आप बोलोगे ना कौन, तो मैंने एक क्लॉज यहाँ पे जोड़ दिया। क्लॉज का एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब। ये हु इसी के लिए इस्तेमाल हो, इसे रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे। तो इसको हु को रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे और इन तीनों को मिलाकर रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे। तो द बॉय हु इज प्लेइंग, जो खेल रहा है उस लड़के गिनना चाहिए इसमें बॉय कैसे पे आजकल में हु इस्तेमाल, इस पर हु इज प्लेइंग बिना क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज। ये इंफॉर्मेशन देता है बॉय के बारे में, कौन बॉय, वो खेल रहा है, वो रो रहा है, वो चल रहा है, वो बैठा हुआ, वो सो रहा है, वो खा रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज किया ये क्लॉज है क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब है और एक सब्जेक्ट है, क्लॉज बनाता है। तो मैंने इसको इसकी और इंफॉर्मेशन दी सब्जेक्ट के बारे में। तो ऐसे क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज बोलते हो। ये जो हु यहाँ पे इस्तेमाल हुआ ऐसे लफ्ज़ों को प्रोनाउंस कहते हैं, लेकिन कौन से प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस। गो हुच इस्तेमाल करना होता है, इसका इस्तेमाल पीपल के लिए। अब देखो द गर्ल whom you met is my cousin, the girl is my cousin, ये होता है सेंटेंस ओके। अब आप उसे मिले हो,
आपने उसको देखा है, आप उससे मिल गए हो। मैं अब मुझे बोलना है कि जिसे तुम मिल गए हो या जिसको तुमने देखा है वो मेरी बहन है या वो मेरी कजन है, तो मैंने यहाँ पे होम जोड़ा। होम क्यों जोड़ा? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट एक और आ गया। अब आप मिल रहे हो, यू मेट, यू सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और ये इसका वर्ब है मेट। होम क्या है? ये ऑब्जेक्ट की इसमें, ये इसके लिए जिससे तुम मिले हो, कजन के लिए इस्तेमाल हुआ, इसलिए यहाँ पे हु नहीं मिला, यहाँ पे होम इस्तेमाल हुआ है। द गर्ल हु यू मेट नहीं आएगा। द गर्ल इज माई कजन होम यू मेट, जिसे तुम मिले हो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट केस में बात कर रहा है जिसे तुम, तो यहाँ पे हमने होम इस्तेमाल करना है। तो ऐसे लफ्जों को हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। नेक्स्ट ब्याख, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक आई बॉट यस्टरडे, दिस इज द बुक विच आई बॉट, विच इसके लिए इस्तेमाल हुआ, बुक के लिए इस्तेमाल हुआ, इसी बुक को लाया, विच आई बॉट, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी और वर्ब भी है, तो यहाँ पे हमने विच को ऑब्जेक्ट केस में रखा, इसलिए विच आ गया। और ये चीजों के लिए और एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है। द मैन हुज कार वॉज स्टोलन इज क्राइंग, द मैन इज क्राइंग, कौन यार, कौन आदमी रो रहा है? जिसकी कार चुराई गई थी, हुज यहाँ पे पोजेशन दिखाया है, कार वॉज स्टोलन, जिसकी कार चुराई गई थी, हुज, तो यहाँ पे जो हुज है ये ऐसा प्रोनाउन जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं और ये पोजेशन दिखाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, हाउस की बात हो रही है। अब यहाँ पे चीज है, ये नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे हम डैट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैक बिल्ड, जैक ने बिल्ड किया। डैट हम पीपल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, थिंग्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ड, तो यहाँ पे हाउस की बात हो रही है, किसने बनाया? जैक ने बनाया। तो ये जो डैट है ये कौन सा प्रोनाउन है? ये है रिलेटिव प्रोनाउन। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैं कशर पे अंडरस्टैंड गोमत गो रिलेटिव प्रोनाउन के तम प्रोनाउन यम एक्स बेकिस क्लॉजेस जोड़न सेंटेंसेस में, सो क्लॉज आस रिलेटिव क्लॉज, जुस तथ लफ्ज गोड़े था तथ लफ्ज शुना रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु छु, होम छु, विच, डैट, हुज, तो इनको आगे भी पढ़ना है। तो फिलहाल के लिए ये हमने 8वां कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट 9वां, सॉरी 9वां कंप्लीट किया है। रिलेटिव इंडिपेंडेंट भी हो गया, रिलेटिव भी हो गया। अब लास्ट वन है इंट्रोगेटिव। सर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या, उसको ये सबको पता है जो क्वेश्चन पूछे, सिंपल आसान है, ये सबको पता है। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चंस करते हैं, जब हम किसी से नाम पूछते हैं, किसी के बारे में, किसी जगह के बारे में पूछते हैं, जगह का नाम पूछते हैं, किसी चीज़ का नाम पूछते हैं, तो वहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। हाँ, नाउन की जगह इस्तेमाल टू फाइंड आउट, ताकि हम पता करें। जैसे मैं बोलता हूँ व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट जो इस्तेमाल हो नाम की जगह, आपका नाम क्या है, मुझे नाम जाना, फिर आप अपना नाम बोलते हो। अब देखो इसमें हम खू भी इस्तेमाल करते हैं, हूँ यही, हुज भी, व्हाट भी, विच भी। अब लेकिन ये अब ऐसे सेंटेंस में इस्तेमाल होगा जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, इंट्रोगेशन होगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, तो वहाँ पे हम पता करने के लिए कि नाउन के बारे में, या सिंपली किसी अगर हमने किसी का नाम पता करना है, किसी जगह का नाम पता करना है, किसी चीज़ के बारे में पूछना है, तो हम कुछ प्रोनाउंस को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। कहीं सवाल आसो करन, कहीं पचु कि लफ्ज़ इस्तेमाल करा कह चीज़ जानने खतर, तो तमन लफ्ज़न से सुना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब सेंटेंस यहाँ पे हु इज़ योर टीचर, अब यहाँ पे हु जो इस्तेमाल हुआ, हु के बाद कोई वर्ब आया है और ये टीचर के बारे में पूछ रहा है कौन है, तो ये जो हु है ये क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो आपने समझना है ये जो हु इस्तेमाल हुआ ये एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। whom did you call, आपने किसको कॉल की, whom did you call, तो ये जो whom है ये भी यहाँ पे एक प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ और इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। whose book is this, ये किसकी किताब है, तो ये बुक के बारे में पूछ रहा है, किसकी है, तो यहाँ पे जो whose इस्तेमाल हुआ है, पोजेशन दिखा रहा है, तो ये whose जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है what are you doing, काम के बारे में पूछ रहा है, क्या कर रहे हो, तो ये what जो इस्तेमाल हुआ है ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। which is your bag, आपका बैग कौन है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है, तो ये which उस बैग की जगह इस्तेमाल हुआ। which is your bag, कौन सा तुम्हारा बैग है, तो ये which भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो ये सारे थे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस और हमने इन प्रोनाउंस को आज इस सेशन में कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे हम
थोड़ा इनकी यूज़ के बारे में जानेंगे, और वो सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और उसमें कुछ एरर्स भी हम कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें किस तरह के एरर्स आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये सारा जो सेशन था ये प्रोनाउंस के लिए था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, बट अगेन आई एम आस्किंग यू दैट द चैलेंज विच इज़ ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, इन सेंटेंस को पढ़ो बेटा, और अगर आप कोई मिस्टेक लगते सेंटेंसेस में है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं। तीनों सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लिख कर क्वेश्चन नंबर 1 उनको अगर पहले एरर दिखाना है कहाँ पे, फिर करेक्ट करके वहाँ पे सेंटेंस लिखना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बेटा, गुड बाय।